मतलब ही वाज ट्राइंग टू वाइट वॉश आरएसएस एंड गिव दिस इमेज। तो उनसे जब एक एनपीआर पे जब पूछा गया कि भाई आपकी तो रिकॉर्ड इतनी खराब है आरएसएस की और हिंदुत्व की टुवर्ड्स माइनॉरिटीज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, तो उन्होंने एक बात कही कि नो, वी आर इन ए सस्टेन्ड डायलॉग विद रिलीजियस माइनॉरिटीज। अब प्रॉब्लम यह है कि जब नजीब जंग एंड हिज फ्रेंड्स मीट विद मोहन भागवत और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, नथिंग केम आउट ऑफ इट। फिर आप मिलते हैं अजीत डोवल से, देन नथिंग कम्स आउट ऑफ इट। बट जब इनको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट वगैरह इनको कन्फ्रंट करते हैं तो वो कहेंगे आई एम इन ए सस्टेन डायलॉग विद जफर सारिशवाला एंड विद नजीब जंग एंड अदर्स, हम कॉन्स्टेंटली मुस्लिम लीडर्स से बात कर रहे हैं। ये सो माय क्वेश्चन टू यू इज के व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता कि ये मसले नहीं है, लेकिन वील हैव टू, क्योंकि ये मसले तो हम ओवरनाइट नहीं हटा सकते। हम इससे ये होने के बावजूद हम अपने कामों को कैसे बनाएं, तो उसका एक बेहतरीन तरीका जो है, ये अल्लाह ने हमको दिया मौका कि हम जो गए उनके सामने रखी बातें और उन्होंने ये कहा कि हम दोबारा मिलेंगे, और उन्होंने नोट्स बनाए और अपने ऑफिसर्स को कहा कि भाई देखो ये इसका मुझे जवाब चाहिए, इसका जवाब चाहिए। तो मतलब ये अभी पहली थी, ये आखिरी नहीं है, वी विल कंटिन्यू। और यही नहीं, अभी हम लोग महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं और हमने ये तय किया है कि उससे मिलना है जिसके हाथ में पावर है। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं हम। गुजरात के जो मसाइल हैं, जो आपने कहा ना, हम लोगों ने टाइम लिया। गुजरात के चीफ मिनिस्टर और गुजरात में होम मिनिस्टर साहब बहुत पावरफुल है, जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, हम उनसे टाइम ले रहे हैं। तो बिल्कुल आपका जो अंदर का जो दर्द है वो बिल्कुल मालूम है, मेरे सामने का है, और हम इसको इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे, वी विल डू इट। बट ये है कि भाई ताल्लुकात इनसे रखो और हम अपनी कौम को क्या फायदा दिलवा सकते हैं। वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और जैसा आप देख रहे हैं मेरे साथ बड़े मारूफ शख्सियत जफर सारिशवाला साहब हैं, जो गुजरात के एक बहुत बड़े कम्युनिटी लीडर हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी जाने पहचाने हैं। ही इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन। इस्लामिक फाइनेंस में भी इनका रोल है, और फिर ये मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, और ही इज़ ऑल्सो नोन एज टू बी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ये दोस्त भी हैं। सो ही हैज सम इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड। और आप लोगों ने जैसा रिसेंटली मीडिया में देखा होगा, जफर साहब अपने चंद इम्पोर्टेंट कम्युनिटी लीडर्स के साथ भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल साहब से मुलाकात की, और वहां पे डोवल साहब ने धुरंधर से बेहतर डायलॉग मारा, जो बहुत मशहूर हो गया कि हम एक ही कश्ती में सवार हैं, या तो नदियां पार साथ करेंगे या साथ में डूबेंगे। सो दैट पर्टिकुलर कोट इज बहुत वायरल हो रहा था। तो मैं सोचा कि मैं मिलता हूं जफर साहब से और उनसे ये पूछता हूं कि इस मीटिंग का मतलब क्या था, व्हाट इज इट जस्ट एक गेट टू नो मीटिंग है, या इसका कोई इसके पीछे कोई इज देयर ग्रेटर मीनिंग एंड होप? तो जफर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर अग्रीइंग टू कम। आपको वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बड़ी इनायत है कि आपने मुझे बुलाया। हाँ, तो बिल्कुल इंशाल्लाह हम बात करेंगे, जो आप चाहते हैं वो सारी बातें। जी शुक्रिया सर। तो मेरा तो पहला सवाल है कि मैं आपसे एक छोटा सा वाकया शेयर करना चाह रहा हूँ। बहुत दिन पहले की बात है, जब मैडलिन ऑलब्राइट यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होती थी, तो मुझे स्टेट डिपार्टमेंट से फोन आया था जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था नया ना, कि हम इफ्तार की दावत कर रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, आपको दावत है। तो मैंने कहा मैं तो अमेरिकन मुसलमान हूँ, आई एम नॉट अ फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट, मतलब आप मुझे क्यों बुला रहे हो? क्या फॉरेन पॉलिसी में डू यू सी मी एज अ फॉरेन पर्सन जो आप मुझे बुला रहे? तो वो मेरा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था, जिसके बाद फिर वो ऊपर गई मेरी वो बात कि स्टेट डिपार्टमेंट, फिर वो बाद में वो इफ्तार की दावत व्हाइट हाउस को शिफ्ट हो गई, देन इट बिकेम एन ओके थिंग। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्यों मुसलमान से मिलना चाह रहे हैं? क्या मुसलमान एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है, या
जी, समझ रहे हैं आप मेरी बात? मेरा सवाल ये है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी अगर पीछे आप जाएं जी तो देखिए, मेरा ताल्लुक अहमदाबाद से, जी और आप जानते होंगे कि अहमदाबाद जो है वो राइट का मरकज रहा है पूरी जिंदगी। बल्कि जो हिंदू मुसलमान के जो फसाद सबसे खतरनाक जो हुए यानी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो 1969 में अहमदाबाद में हुए थे। उसमें उस वक्त सिर्फ अहमदाबाद शहर में 5,000 से ज्यादा मुसलमान मारे गए थे। और मेरी गालिबन 5 साल की उम्र होगी तब, जी। या 4 साल की उम्र होगी, लेकिन मुझे अभी भी धुंधला याद है। यानी उस वक्त हमारी फैक्ट्री, क्योंकि आपकी उम्र मेरा 7 साल थी जब? आपकी उम्र 7 साल की थी जी। और 5-6 जी साल की, हाँ। जी तो वो मुझे अभी भी याद है। और मेरा खानदान जो है, मेरी फैमिली जो है, हम लोग इंडस्ट्रियल वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग में, मैं 5th जनरेशन एंटरप्रेन्योर। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने 1875 में वो कारोबार शुरू किया था, जो अब तक अभी हमारी एक्सटेंडेड फैमिली चलाती है। तो वो फैक्ट्री हमारी जलाई गई थी, और मुसलमान बिल्कुल सफाया हो गया। उसके बाद जैसे हम बड़े हो रहे थे, तो 85 में राइट्स हुए, 87 में हुए, 90 में हुए, 92 में हुए, और 2002 में हुए। और हर फसाद में हमारी फैक्ट्री सबसे पहले जलाई जाती। तो ये एक हमने देखा है कि जो हम बड़े हुए हैं उसमें। अच्छा, जो आजकल जो है, जो हालात हैं, ये कोई हमारे लिए नया नहीं। जो हो रहा है, जो हमारे आसपास में जो सारा एक राइट विंग का जो पूरा जो चल रहा है, ये तो हम चश्मदीद हैं उसके। फर्क इतना है कि उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं थी, उस जमाने में ट्विटर नहीं था, उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, तो पता नहीं चलता था। लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। तो देखिए, और ये 2002 हुआ। उस जी जमाने में मैं इंग्लैंड में रहता था। मैं बिटवीन 97 एंड 2005 आई वॉज इन द यूके। और यूके में भी मैं इसलिए आया कि उस जमाने में 99 में गालिबन यूके गवर्नमेंट ने हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम एक बनाया था कि ऐसा स्किल हो आपके पास जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो वो आपको रेसिडेंसी और सिटीजनशिप देते थे। तो मेरी फील्ड, जैसा आपने पहले कहा, इस्लामिक फाइनेंस, और मैंने जी उसमें काफी काम किया है। मैंने लिखा था, वो आज भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो उस बेसिस पर उन्होंने मुझे वहां की रेसिडेंसी दी थी। मैं तब यहाँ था, लेकिन मेरा तब भी 2002 के फसाद में भी हमारी ऑफिस जलाई गई थी, घर जला था, फैक्ट्री जली थी। मतलब ये एक नॉर्मल था। तो उस वक्त अगर आप, इसलिए ये देना जरूरी है, क्या किस पस मंजर में हम मिले थे। तो उस वक्त हमने इंग्लैंड में नरेंद्र मोदी साहब इसलिए के चीफ मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ एक जबरदस्त मूवमेंट शुरू की। और उसकी वजह यह थी कि भाई, परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम, इसलिए कि हमने 69 देखा, 85, 87, 90, 92, जो राइट करने वाले कभी भी उनको सजा ही नहीं होती थी, एफआईआर नहीं फटती थी, कभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। हमारे इतने सारे नुकसान हुए, यहां तक कि मुझे अभी तक याद है 92 के राइट में। अच्छा, ये सब कब होता था? जब कांग्रेस की हुकूमत होती थी। ये पहला राइट 2002 का बीजेपी की वॉच में हुआ है। 92 का मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि राइट में हमारी फैक्ट्री पूरी जल गई थी। एफआईआर लिखने के लिए वहां के जो रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन था, उसने 40,000 रुपए लिए थे हमसे, सिर्फ एफआईआर लिखने के लिए। और वो इसलिए जरूरी थी कि जब तक के एफआईआर नहीं है, तो खान साहब आप इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं कर सकते। मुझे अभी तक याद है, क्या मजाक है, कि 98 में इंडियन इंश्योरेंस कंपनी जो नेशनल, वो हमको लिख के भेजती है कि ये वारदात ही नहीं हुई। जबकि उस वक्त मुझे अभी तक याद है, एक मुसलमान मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस फॉर स्टेट थे, वो हमसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं। तो देखिए, ये कोई नया नहीं है। तो उस वक्त हमने ये सोचा, ये जो 2002 हुआ, कि भाई परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम तो कभी आता ही नहीं है, तो इनके खिलाफ होना चाहिए। और हमने ये सोचा कि कौन, तो जो ऊपर है चीफ मिनिस्टर, तो हमने उनके खिलाफ एक बड़ी मूवमेंट इंग्लैंड में शुरू की। और इसलिए वहां हमको मदद मिली ये सब करने में, कि उस जमाने में अगर आप याद हो, एक लॉर्ड आदम पटेल हुआ करते थे, जो अभी कुछ महीने पहले उनका इंतकाल हुआ। ये पहले लॉर्ड हैं एशियन ओरिजिन के। लॉर्ड स्वराज पॉल वगैरह जो है ना, वो बाद में आए, ये असल थे। और ये जैक स्ट्रॉ के खास दोस्त थे, जो उस जमाने में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे।
और फॉरेन मिनिस्टर भी थे। और लॉर्ड आदम जो है वो ओरिजिनली हमारे भरूच के, गुजरात। तो एक जो मूवमेंट जो हमने एंटी मोदी ब्रिगेड कही है या जो भी कही है, उसके रुए रवां वो थे। वो पूरा उसी वजह से हमको एक एक्सेस मिला टोनी ब्लेयर से और शेरी बूथ से। और फिर मैं यूएस आया था उस जमाने में, और मुझे कॉलिन पॉवेल से मुलाकात का मौका मिला, और मैंने कॉलिन पॉवेल को हैंड डिलीवर्ड पिटीशन दी थी कि नरेंद्र मोदी साहब का वीजा रिजेक्ट किया जावे एंड ही शुड नॉट बी गिवन वीजा, जो बाद में एक प्रोसेस होता है अमेरिका में और जो बाद में हुआ। ये सब किया हमने, लेकिन हमने देखा कि मिला क्या हम इससे, ये सब करने से क्या मिला। मैंने एल के अडवाणी साहब के खिलाफ 2003 में लंदन हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि दिस मैन शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर यूके। उस जमाने में अगर आपको याद हो, लुई फराखान एक हुआ करते थे आपके अमेरिका में, वो इंग्लैंड आने वाले थे, तो यूके गवर्नमेंट ने उनको रोक दिया कि ये यहूदियों के खिलाफ वगैरह बोलते हैं। तो मैंने उसको क्यों लेकर कि जब लुई फराखान को आप रोक सकते हो तो ये आदमी तो उससे ज्यादा खतरनाक है। और जबकि आप माइंड वेल, अडवाणी साहब डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे मुल्क के, तो हमारी जब पिटीशन एंटर हुई तो अडवाणी साहब वापस चले गए ग्रीस से। खैर, ये सब कुछ किया, लेकिन हमने देखा कि हासिल क्या हुआ, कुछ नहीं मिला हमको। बल्कि उससे आप जितनी मुखालिफत करते हो, याद रखो ये मेरा तजुर्बा है 22-25 साल का, कि डेमोन्स्ट्रेशन और एजिटेशन जो है, इससे सामने वाले को बड़ा फायदा होता है, उससे उनकी दुकान चलती है। तो उसके बाद खैर हो गया, 2/3 मेजोरिटी से मोदी साहब जीत के आ गए वापस दिसंबर 2003 में, अगर आपको याद हो कि दोबारा इलेक्शन हुआ। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब ने जो हिंदुत्व के जो कपड़े थे वो बिल्कुल उतार के फेंक दी 2003 दिसंबर के बाद, और उन्होंने ये वाइब्रेंट गुजरात का एक मॉडल शुरू किया। और उस सिलसिले में वो पहली मर्तबा इंग्लैंड आ रहे थे। तो तब मुझे अहमदाबाद से खान साहब लोगों के फोन आने लगे कि भाई ये मोदी साहब आ रहे हैं, जफर भाई आप इनसे मिलिए। क्यों? कि देखिए, पहले जितने फसाद होते थे खान साहब, वो कांग्रेस की वॉच में होते थे। इधर भी कांग्रेस की हुकूमत होती थी, उधर सेंटर में भी। और सबसे खतरनाक जो होता है ना राइट, हम तो बड़े हुए हैं राइट इतना खतरनाक नहीं होता जिसमें आग जल जाती है, मुसलमान मारे जाते हैं। जो आफ्टर मथ ऑफ राइट होता है, यानी जब कर्फ्यू खत्म हो जाता है, रोजमर्रा की जिंदगी है, वो असल वक्त होता है, उसमें लोग बहुत बर्बाद हो जाते हैं। तो हमने देखा कि पहले क्या होता था कि भाई कोई कांग्रेस एमएलए है, मुसलमान एमएलए है, मुसलमान मिनिस्टर है, उधर भी है, तो मुसलमान उनके साथ कम से कम अपने मसाइल हल करते थे पोस्ट राइट। ये पहली बार ऐसा हुआ कि 2/3 मेजोरिटी से मोदी साहब जीत के आ गए। एक शख्स ऐसा नहीं था गुजरात में कि जिसकी रसाई गांधीनगर। वे अब तो राइट खत्म हो गए, रोजमर्रा की जिंदगी है, 55 लाख मुसलमान है, मुसलमानों की स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल हैं, मदारिस हैं। अगर अपना मसला हम उनसे बात नहीं करें तो किस करें? इस पस मंजर में मुझे अहमदाबाद से लोगों के फोन आने लगे कि यार ये मोदी साहब आ रहे हैं यहां पर, तो जफर भाई आप उनसे मिलिए। तो मैंने कहा भाई मैं तो लड़ रहा हूं, मेरी लड़ाई जारी है। बोले नहीं, वो भी आप ही कर सकते हैं। तो हमारे एक मेंटोर उस जमाने में, इधर इंग्लैंड में लॉर्ड आदम थे, हिंदुस्तान में जो हमारी मदद जो करते थे ये पूरे, उसमें वो महेश भट्ट साहब थे। और एक बात मैं आज को फिर यहां आज कहता हूं कि जो अभी मुसलमानों की जो अलमबरदारी करते हैं ना मुल्क में, ये कोई नहीं थे मुसलमान की उंगली पकड़ने में 2002 में। अपनी सियासत लोग चमका रहे हैं मुसलमान को इस्तेमाल करके। इसलिए मैं उसको इस तरह से कहता हूं कि हमारे बहुत सारे लोगों ने हमारी कब्रों पर अपने ताजमहल बनाए। महेश भट्ट साहब उस वक्त जैसे 2002 हुआ था, तीसरे दिन 4 लोग आए थे मुसलमानों की हिमायत में। महेश भट्ट, राज बब्बर, अमर सिंह, जो अगर आप याद हो जो मुलायम सिंह यादव के खास आदमी किसी जमाने में थे, वो, और मजीद मेमन जो बहुत ही नोन लॉयर है। ये 4 लोग आए थे और इन्होंने हमारा बर्बाद हुआ घर वगैरह देखा था। तब महेश भट्ट साहब ने कहा कि भाई मेरी मदद की कहीं भी जरूरत हो, तो वो हमारे एक मेंटोर थे पूरी इसमें, जो एंटी मोदी ब्रिगेड। मैंने उनसे फोन किया कि भट्ट साहब लोग कह रहे हैं कि भाई ये मोदी आए और जफर भाई आप मिलिए, तो आपकी क्या राय, क्या हमें मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? देखिए, ये ईमानदारी की, जिसको कहते हैं ना राय देना, एडवाइस देना, वो भी अमानत होती। हालांकि महेश भट्ट साहब तो लड़ रहे थे, उनको कोई वो नहीं था। उन्होंने मुझे ये कहा कि जफर देखो, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी से अभी, वो एक उसूल पर लड़ रहे हैं। हमें जाति तो कोई, भाई हमारा मोदी से जाति दुश्मनी क्या थी? कुछ भी नहीं थी।
तो मैं ये समझता हूं, उन्होंने कहा कि आज भी यानी कल को इस लड़ाई में एक वक्त तो आएगा ना कि आपको मोदी के साथ ही बैठना पड़ेगा। भाई यही होता है ना, आप जिससे लड़ते हो बैठना तो Yeah. पड़ता ही है उससे, एंडलेसली तो आप नहीं लड़ते। Yeah. तो यूं समझो कि यू आर एक्सरसाइजिंग दैट ऑप्शन नाउ। बोले मिलना चाहिए, मेरी राय। तो बाद में ये हुआ कि चलो मिलना चाहिए। द $1 million क्वेश्चन वाज हाउ टू रीच हिम। तो मैंने फिर महेश भट्ट साहब को कहा कि भट्ट साहब मुझे आप बताइए कि मोदी तक पहुंचना कैसे है, और वो क्या राजी होंगे? मतलब जो उनका खुल्ला इतनी उनकी मुखालिफत और ये सारा जो कुछ भी किया है। तो फिर भट्ट साहब ने कुछ दिनों के बाद कहा कि भाई रजत शर्मा मेरे दोस्त है, जो इंडिया टीवी के आजकल मालिक है, उस जमाने में आपकी अदालत आती थी, और कहा कि वो नरेंद्र मोदी के बहुत अजीज हैं और मेरे भी दोस्त हैं, मैं उनसे बात कर। तो वहां से ये एक सिलसिला हुआ और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, और हम मिले उनसे। और मैं आपको आज भी तो जफर साहब सुनिए। मतलब दिस इज अ वेरी फेमस इंग्लिश सेइंग ना, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम, बोले वैसी बात No. होगी। लेकिन No, क्या no, no. व्हाट डिड यू गेट बाय दैट मीटिंग? नो वी डिडंट जॉइन देम। भाई मुझे आप एक बात बताइए कि आज की तारीख में 25 करोड़ मुसलमान है हिंदुस्तान में, जी। और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, उनकी हुकूमत है। अगर मुसलमानों का मसला में उनसे बात हम नहीं करेंगे तो क्या शहबाज शरीफ से करेंगे या मोहम्मद बिन सलमान से करेंगे? सिंपल है भाई, चीफ मिनिस्टर है, 55 लाख मुसलमान है, रोजमर्रा की जिंदगी है। इट्स नॉट अबाउट ज्वाइनिंग। जो मेरा, हाँ, तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो जब रजत शर्मा ने मुझे यह कहा कि ठीक आप एक मेल भेजिए मुझे, यानी मोदी को, Yeah. तो मेरा पहला, आज भी वो मौजूद है, मेरी जो पहली लाइन थी वो ये थी कि आई एम नॉट अपोलोजेटिक अबाउट व्हाट आई हैव डन एंड व्हाट आई एम डूइंग अगेंस्ट यू, लेकिन चूंकि आप हमारे भी चीफ मिनिस्टर हो तो हम आपसे बात करना चाहते हैं उस मसले में, मुसलमानों के इश्यूज में। यह बात थी। तो ज्वाइनिंग की तो सवाल ही कहां है, हुकूमत उनकी है, 55 लाख मुसलमान है, रोजमर्रा की जिंदगी है, आप बात किससे करोगे? दैट वाज द ओनली। तो ये, हाँ, अब आपने पूछा कि फायदा क्या हुआ उस जमाने में। बहरहाल वो बहुत लंबा एक वो है, कभी फिर उस पर बात होगी। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन बहरहाल हमने 2.5 घंटा उनसे सेंट जेम्स कोर्ट, लंदन की एक मशहूर होटल है जस्ट ओवरलुकिंग हाइड पार्क, वहां हमारी बात हुई। मैं था, मेरे साथ और 2 लोग थे इंग्लैंड के, और खुल के हमने बातें की मोदी साहब से, नो होल्ड्स बार्ड। उन्होंने आखिर में जो 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 कहां से रिश्ता हुआ, उन्होंने आखिर में कहा कि भाई आप मुझे बताओ इस वक्त क्या मसला है आपका, मतलब कोई मुसलमानों की मस्जिद या कब्रिस्तान या कोई जगह हिंदुओं के कब्जे में, तो आप बताओ, या अभी क्या है, कोई कॉम्पनसेशन? तो हमने कहा कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि आप 2 मिनट देंगे, 5 मिनट देंगे, हम तो ये कोई उसके बगैर आए थे। तो उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर पे नंबर लिखा और कहा कि ये मोदी का नंबर है, ये मैं बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूं। बोले यार वोट मत दो, काम तो कराओ मुझसे, मैं तुम्हारा भी चीफ मिनिस्टर हूं। बहरहाल ये उसके बाद मुझ पर जो फखरे हुए इस मुलाकात के बाद, जैसे मेरे से बड़ा काफिर 1400 साल में गुजरा नहीं है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जी। हमारा मसला क्या है हिंदू मुसलमानों का, या तो हम तलवार निकालते हैं या झुक जाते हैं, ये ना, हमारे यहां बीच में कोई रास्ता ही नहीं है। आप देखिए, मैं तो पिछले सालों से देखता हूं कि या तो हम बिल्कुल एकदम जज्बात में, या बिल्कुल रुकू सजदा। तो मुझ पर जो मुझे 1100 हेट मेल आए उस जमाने में, लेकिन मुझे मालूम था कि, और मैं आपको आज भी कहता हूं, मैंने उस मुलाकात में अपने कारोबार या अपनी किसी चीज का कोई जिक्र ही नहीं किया था, क्योंकि हम कोई नए, हम पहली बार थोड़ी लुटे थे। तो बहरहाल जफर साहब, so फॉर एग्जांपल, मतलब आई इसको थोड़ा डीपर्सनलाइज करते हुए, मतलब इस मुलाकात के बाद जो हुआ है, मुझे पता है कि गुजरात में तकरीबन 10-15% मुस्लिम अभी भी बीजेपी को वोट भी डालते हैं। देयर आर सम कम्युनिटीज जिनके साथ मोदी के अच्छी ताल्लुकात हैं, बट ओवरऑल जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं मुस्लिम्स की हालात तो बेहतर तो नहीं हुए हैं, दे हैव गॉट वर्स्ट। और यस, कांग्रेस के ज़माने में भी राइट्स होते थे, मैं खुद हैदराबाद में आई हैव एक्सपीरियंस 1986 के राइट्स और उससे पहले भी। तो बट द थिंग्स हैव नॉट इम्प्रूव फॉर मुस्लिम्स, मतलब दे हैव गॉट वर्स एंड वर्स एंड वर्स। और मिसाल के तौर पे आप देखिए कि मुसलमानों के खिलाफ जो वायलेंस होती है, अगर मोदी चाहे तो वो एक तकरीर में ये बंद हो सकता
एक तकरीर में अगर वो कर दें, एक तकरीर, मतलब इतने उन्होंने 14 साल से वो अब ही इज देयर, 14 क्या 12 साल से ही इज देयर इन एज प्राइम मिनिस्टर। अगर वो एक तकरीर कर दे कि मुसलमान भी हमारे भाई हैं, वो भी हिंदुस्तानी हैं, जब हिंदुस्तानियों को आप लिंच करते हैं, कीप इन माइंड के वो मुसलमान नहीं, वो हिंदुस्तानी हैं, उनको आप लिंच कर रहे हैं। दिस विल पुट ए स्टॉप टू दैट, क्योंकि लोग समझते हैं कि हमारे पास ऊपर से अप्रूवल है। जैसा कि आपने देखा वो बिल्किस बानो के जो रेपिस को जब कोर्ट से छोड़ दिया गया, तो कोर्ट की लैंग्वेज देखिए, इनके ऊंचे संस्कार है ये कहकर उनको आजाद कर दिया गया। सो वी सी के थिंग्स हैव नॉट इम्प्रूव्ड। और फिर सडनली, मतलब मैं आई वांट टू कम टू द अजीत डोवल मीटिंग। अब ये जैसा अजीत डोवल साहब से जो मीटिंग हुई है, उन्होंने जो बात कही उसकी तो काफी एडवर्टाइजमेंट हुई है, लेकिन आप लोगों ने उनसे क्या बात की इसकी कोई खबर नहीं है। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ माय डिस्कशन। लेकिन मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूं कि बजरंग दल जैसे गैंग्स जो वायलेंस करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, क्या अजीत डोवल को मुसलमानों की नेशनल सिक्योरिटी के अंडर नहीं आते? सेफ्टी ऑफ इंडियन मुस्लिम, इज इन दैट ए नेशनल सिक्योरिटी इशू? अजीत डोवल इज रेस्पॉन्सिबल, जिसके वजह से 25 करोड़ लोग आर अनसेफ इन दिस कंट्री। देखिए, अब आपने जो बात की, मैं वापस उस पर आता हूं। हाँ, ये 2002 हुआ, बहुत ही खतरनाक, यानी आप अंदाजा ही नहीं लगा। अभी जो हो रहा है वो तो पिकनिक है, वो जो हुआ था बिल्कुल। और ये बिल्किस बानो जिसका आपने जिक्र किया, सबसे पहले हमारे घर पे रखा था उसको हमने, और उसका जो केस वगैरह में मेरे भाई वगैरह इन्वॉल्व थे। बहरहाल देखिए, आपने जो बात की, हम उसको डिवाइड करते हैं कि मुसलमानों के ABCDEFG मसले हैं, ठीक है हमारे मसले। मैं उसको सिर्फ ये कहता हूं, जो आपने कहा ये भी मसला है, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट मसला क्या है, जो गुजरात के 2002 के बाद एक और बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का जो खड़ा हुआ उस जमाने में, जिनके बारे में हमको मालूम भी नहीं है अभी, जो आज भी काम कर रहे हैं। 2002 जब हो गया, और आपको अंदाजा होगा कि 2 लाख से ज्यादा मुसलमान तो रिफ्यूजी कैंप में अहमदाबाद शहर में थे, 2 लाख। और एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का उसमें खड़ा हुआ, जिसमें मेरी फैमिली भी थी, हालांकि हम तो विक्टिम थे, लेकिन फिर भी उसमें। और एक मुसलमानों ने तय किया, तब एक बोलते ना, वी ड्रॉ द लाइन, कि भाई हमारा मसला क्या है। हालांकि गुजरात मर्केंटाइल सिटी है, सब कुछ है, हमने जब देखा कि हमने तालीम की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दी, तो अभी हम बोलते हैं ना, घोड़े के चश्मे पहनकर सब बात छोड़ें, पहले हम अपनी कौम को तालीम याफ्ता बनाएं। तो हमारा मसला यह था कि अब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो बहुत ऊंची बातें हैं, हमारे पास स्कूलें नहीं थी। यानी मैं आपको बोलूं खान साहब, देखिए आप हैदराबाद और जो साउथ इंडिया जो है ना, मैं हमेशा आया हूं, वो हमसे बहुत आगे था इन मामलों में हमेशा। हम तो जब उस जमाने में आते थे तो बड़े चौंक जाते थे कि अच्छा, मुसलमानों की कॉलेज है, मुसलमानों की स्कूलें हैं, मद्रास में, तमिलनाडु में मैंने देखी, केरला में, हैदराबाद। हमारे यहां उसका कोई ख्वाबो ख्याल नहीं था। तो हमने ये आपसे क्यों लिया। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई मुल्क में कहीं से मुसलमानों के लिए कोई आया था, तो वह हैदराबाद की पूरी एक जमात आई थी, जो रेफ्यूजी कैंप में, जिसमें कम से कम 12-15 डॉक्टर थे, उसमें 3 लेडी साइकेट्रिस्ट थी, इसलिए कि ट्रॉमा का एक बड़ा मसला था अंदर। तो अगर किसी ने मदद की थी, वो हैदराबाद के लोग थे। और जो बच्चे, आजम खान की लीडरशिप में जो ऑर्फन जो थे, ऑर्फन बच्चे हुए, तो आपकी हैदराबाद की मुझे याद नहीं है, एक स्कूल थी, उन्होंने कहा कि हम हर बच्चे को लेंगे और दूसरे बच्चे की फीस देनी पड़ेगी। तो मैंने कम से कम 4 बच्चों की फीस दी थी, कि एक बच्चे को लिया उन्होंने, और उन्होंने 12 तक, तो वो हैदराबाद वालों ने किया। तो तब हमने ये तय किया, मैं तो इंग्लैंड में था, लेकिन मैं इनकी मदद करता था वहां से। एक हमने देखा कि देयर वर ऑलमोस्ट मोर देन 2000 हाउसेज जो डिमोलिश हो गए, कि भाई हमको ये बनाना है। हमने ये तय किया, सरकार से जो मिले, कंपनसेशन मिले, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं। आप नहीं मानेंगे, 2500 मकान वे रीबिल्ड, और उसमें हिंदुस्तान की जमीयत उल उलमा का रोल है, उसमें जमात इस्लामी का रोल है, एक्शन एड जो है उसका रोल है, इमारत शरिया का रोल है। उस जमाने में एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था गुजरात सार्वजनिक, और वो मातहत में था मौलाना गुलाम वस्तानवी, आपने नाम सुना होगा, जो एक बहुत बड़े, जिन्होंने मदरसे से लेकर मेडिकल कॉलेज तक कायम किए, वो उसके
सरबराह थे। तो वहां शुरू किया कि भाई हम पहले स्कूल कायम करते हैं, हॉस्पिटल कायम करते हैं। दूसरा, अहमदाबाद शहर में खान साहब देयर वर मोर देन 1000 बिजनेसेस, और अक्सर अहमदाबाद में मैन्युफैक्चरिंग में थे हमारे लोग, वेर रिड्यूस टू एशेस। तो हमने तय किया कि फिर से हम खड़े कैसे हो सकते, वो शुरू किया। तब तक अहमदाबाद शहर में सिर्फ 3 मुस्लिम रन स्कूलें थी, 2002 की मैं बात करता हूं। आज बहुत सारे और लोग आए सामने, और आज अहमदाबाद शहर में वी हैव 79 मुस्लिम रन स्कूल्स, बहुत सारे लोगों ने, उसमें 2 स्कूलें तो मेरी फैमिली डायरेक्ट चलाती है। साहब ये तो आई मीन दिस इज अ वेल नोन फैक्ट कि मुस्लिम्स की अंडर डेवलपमेंट और एजुकेशनल बैकवर्डनेस, मतलब सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट्स वगैरह, मतलब वो डेटा से तो हम वाकिफ हैं। लेकिन मैं आई वांट टू कम बैक टू दिस अजीत डोवल वाली आपकी जो मुलाकात थी, तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये अपने ही सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्यों इनको फिक्र नहीं है? और मिसाल के तौर पे जो स्पीच ये है कि हमको हिस्ट्री का बदला लेना चाहिए, इंडिया के नौजवानों को तारीख पढ़ के उनको दिल में आग होनी चाहिए, दे शुड हैव फायर इन देयर हार्ट्स। बदला, हिस्ट्री का बदला वो किससे ले रहे हैं? क्या इंग्लैंड पे हमला करने वाले हैं, या खुरासान पे जाकर मोहम्मद गौरी जहां से, किस पे बदला निकालने वाले हैं अजीत डोवल साहब? नहीं, देखिए मैं वही, हमने 10-11 साल अहमदाबाद में, गुजरात में यही काम किया कि हम तालीम याफ्ता कैसे हों जी। नहीं, ये देखिए, वो हम, मेरे नजदीक वो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है। मैं तो राइट विक्टिम हूं, मैं विक्टिम हूं, खत्म हो गया। मिले ना जफर साहब, मिल तो आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिल रहे हैं। हाँ सुनिए, हाँ तो वहां भी हमने जो बात की मैं बताऊंगा आपको। जी देखिए, हमने ये तय किया कि भाई देखो, हम इन 3 चीजों में क्या कर सकते। एक, तालीम याफ्ता हो। अच्छा, दूसरा, पैरेलल हमने यूपीएससी और उसकी ट्रेनिंग एकेडमी के सेंटर्स भी कायम। और आप अगर पुराना जाएंगे, पहले 2014 तक या 12 तक कभी भी 29-30 से ज्यादा मुसलमान सिलेक्ट ही नहीं होते थे। 1060 आते थे, उसमें से 2-2.5% होते थे। बहुत सारे लोगों ने मुल्क में मेहनत शुरू की। अब इस साल, पिछले कई सालों से 50, 55, 57 बच्चे आते हैं, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। तो हमने देखा कि भाई हमारे बच्चे इम्तिहान में ही नहीं बैठते, हम उनको तैयार करें कि हम इम्तिहान में बैठे, यूपीएससी के एग्जाम में, जीपीएससी की एग्जाम में, और आजकल तो बहुत सारे जॉब्स जो हैं, बहुत सारे जॉब वो थ्रू ओपन टेस्ट होते हैं, हम उसमें अपने बच्चों को कैसे तैयार करें। ये एक सिलसिला शुरू किया। कारोबार में हम कैसे मजबूत हों, कैसे मजबूत, तो उसका एक मेहनत की। और हमने ये तय किया कि देखिए, सियासत में वी हैव बिकम इररिलेवेंट। मुसलमान जो है, किसी जमाने में तो उसके 15-20% के वोट का वो भी था, अब तो वो भी नहीं रहा। तो हम ना किसी को ला सकते हैं, ना किसी को हम हटा सकते हैं। तो अभी बोलते हैं ना, फॉर द टाइम बीइंग हम अपने फोकस को बदल दें ये 3 चीजों में, और जिसकी हुकूमत है उससे हम राब्ता रखें अपने मसाइल। और कौन से? 3 ही मसाइल भाई, तालीम, कारोबार, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले इसमें हम मजबूत हो जाए। ये जो आपने कहा कि अजीत डोवल साहब से भी मिले, तो बिल्कुल आप सोचिए कि उन्होंने 2 घंटा दिया, 1.5 घंटा तो हमने बात की। तो क्या आपको लगता है कि हम लोगों ने कोई बात ही नहीं की होगी? आपको मैं इतना कहना चाहता हूं, यस बिल्कुल, हमने कोई मसला ऐसा मुसलमानों का नहीं है जिसका उनके सामने रखा। और देखिए, मेरा एक उसूल है कि कई मरतबा एक कंपनी का सीईओ होता है ना, उसको नीचे क्या होता है नहीं पता चलता, एग्जैक्टली वो बोलना पड़ता है। यानी बाप को भी घर में क्या होता है कई मरतबा उसको कहना पड़ता है। तो हमने ऐसी बहुत सारी बातें कही जो डोवल साहब को बिल्कुल मालूम नहीं था कैसा हो रहा है ग्राउंड पे। आपके सामने तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जमीन पे ये भी हो रहा है। तो देखिए, हम लोग एक नतीजे पे पहुंचे। और देखिए मेरे साथ कौन लोग थे, डॉक्टर फारूक पटेल। ये डॉक्टर फारूक पटेल जो हैं, ये हमारे गुजरात के ही हैं। इनके फादर 2004 तक बस कंडक्टर थे। आज रिन्यूएबल एनर्जी में ही इज ऑलमोस्ट नंबर 2 आफ्टर अडानी। ही इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी टू द ट्यून ऑफ 9 गीगाबाइट। ये तो उनका कारोबार का मामला है। इज वर्थ $4-5 बिलियन, जिनका 20 साल पहले एग्जिस्टेंस ही नहीं था। इनामुल इराकी जो स्टील का बहुत बड़ा काम करते हैं कच्छ में, और हमारे अहमदाबाद में 2500 लोग काम करते हैं। तो हमने क्या नक्की किया, जैसे हम लोग खड़े हो गए वापस, वो जो 1000 जो थे, जो खत्म हो गए थे, उसमें कम से कम 20,000 मुसलमान काम करते थे। आज वापस 25-30 हजार मुसलमान, वो जो 1000 खत्म हो गए थे, उसमें कायम करते। तो हमने पहले तय किया, तालीम, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ,
और एंटरप्रेन्योरशिप में हम क्या कर सकते हैं। इसलिए कि देखिए ये कौम जो है ना वो पैसे को समझती है, इसलिए हम तो ये कहते हैं कि भाई हम इन्वेस्ट करें, हम एंटरप्रेन्योर बने। हाँ, 1000 लोगों को अगर नौकरी देते हैं तो 300 मुसलमानों को भी मिलेगी। ये फारूक पटेल खाली सूरत में एक स्कूल चलाते हैं जो बहुत डिलेपिडेटेड कंडीशन में थी, उसमें 7000 बच्चे पढ़ते, कॉलेज चलाते हैं। उन्होंने अभी यूनिवर्सिटी है सूरत की, उसमें एक कोर्स शुरू किया रिन्यूएबल एनर्जी पर, और वो बीटेक का कोर्स है। यूनिवर्सिटी हमारी नहीं है, सिर्फ उन्होंने वो उसको लिया है। उसमें 92 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए इस साल, उसमें आपको ताज्जुब होगा 42 मुसलमान बच्चे हैं। तो हमारा अभी जो फोकस है कि हम पहले इसमें मजबूत हो जाए, और ये सारी बातें की हमने दोवल साहब के सामने, बिल्कुल, और उन्होंने एक्सेप्ट किया। और फिर हमने उनको कहा कि भाई देखिए अभी हमारी जो जरूरत है इस वक्त, जिसमें हमको आपकी मदद, कि हम चाहते हैं कि हमने आइडेंटिफाई किए 500 स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए मुल्क में, और हम ये भी नहीं कहते कि हम सिर्फ मुसलमानों को तालीम देंगे वहां। भाई उस इलाके के अगर 1000 बच्चे आते हैं, हो सकता है कि 700 600 नॉन मुस्लिम और 400 मुसलमान बच्चे होंगे। तो हम स्कूल कायम करना चाहते हैं और उसके साथ हॉस्टल, और हमने ये प्लान बनाया कि भाई 500, तो उस पर अजीत दोवल साहब ने ये कहा कि भाई देखो तुम शुरू कर दो, मुझे मालूम है कि मुसलमानों से तुमको एक बड़ा कॉर्पस नहीं आएगा, तुम एक बार शुरू कर दो, मैं वादा करता हूं कि मैं हिंदुस्तान के 10 या 12 जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आई विल मेक श्योर दैट दे कंट्रीब्यूट इन दिस टू यू। हमने उनको यह भी कहा कि सर आप हमारे लिए कुछ भी मत कीजिए, बस 2 बातें कीजिए हमारे लिए। वी वांट कि देयर शुड नॉट बी इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अस, एंड सेकंड गिव अस अ लेवल प्लेइंग फील्ड। हमको भी करना आता है, तो हमको और कुछ नहीं चाहिए। आप हमारे लिए जो है ना, जैसे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, इट्स अ शैम, मतलब मिलता क्या है हमको? कुछ नहीं। और दुनिया के सामने ये होता है कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है इनके लिए। तो हमने कहा कि हमको ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बस डिस्क्रिमिनेशन ना हो हमारे साथ, और हमको लेवल प्लेइंग फील्ड दो। और भी जो अहमदाबाद के, गुजरात के जो मसाइल मुसलमानों के हैं, बिल्कुल मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूं कि हमने हर वो बात कही, और हमने अपने कारोबार की कोई बात नहीं की किसी ने भी। नहीं जफर साहब, देखिए आई अंडरस्टैंड, मतलब पिछले 4-5 साल से मैं काफी इंडियन मुस्लिम्स के मुद्दों पर रिसर्च भी कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बोलता भी हूँ। तो आपने जो 2 बातें की, दे आर, हर समझदार शख्स विल रेकमेंड के मुस्लिम एजुकेशनल एम्पावरमेंट, उसके बाद कमर्शियल एम्पावरमेंट। एक और प्रॉब्लम यह है कि मुस्लिम्स आर टू स्टक अप इन द इनफॉर्मल सेक्टर, द थर्ड स्टेप इज टू मूव इनटू द फॉर्मल सेक्टर। ये 3 चीजें आर एब्सोल्यूट नेसेसरी। इनफैक्ट दुनिया, पूरे भारत में सिर्फ एक कम्युनिटी है जिसकी एजुकेशन नेगेटिव में जा रही है, वो लैंडेड मुस्लिम्स है ऑफ नॉर्थ इंडिया। सो मुस्लिम्स आर some places में they are getting bad, all that is fine, but what, मैं आपको एक दूसरे एंगल से आ रहा हूँ यहाँ पर। पिछले हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस हुई वॉशिंगटन डीसी में, जहां पर आरएसएस के नंबर 2 लीडर आए थे, दत्तात्रेय होसबले, और आके उन्होंने ऐसे बातें की कि यू विल बी वेरी स्टन्ड के ही बिलीव्स इन तौहीद की बात। लिटरली अगर मैं उनकी हिंदी को, इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करता हूं तो I would translate it by saying कि हम तौहीद की तबलीग करते हैं। This is what he said. We promote oneness. ये oneness की बात कर रहे थे, हालांकि मतलब he was trying to whitewash RSS and give this image। तो उनसे जब एक NPR पे जब पूछा गया कि भाई आपकी तो रिकॉर्ड इतनी खराब है RSS की और हिंदुत्व की towards minorities, Christians और Muslims, तो उन्होंने एक बात कही कि नो, वी आर इन ए सस्टेन्ड डायलॉग विद रिलीजियस माइनॉरिटीज। अब प्रॉब्लम यह है कि जब नजीब जंग एंड हिज फ्रेंड्स मीट विद मोहन भागवत, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, नथिंग केम आउट ऑफ इट। फिर आप मिलते हैं अजीत डोवल से, देन नथिंग कम्स आउट ऑफ इट। बट जब इनको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट वगैरह इनको कन्फ्रंट करते हैं, तो वो कहेंगे I'm in a sustained dialogue with Zafar Sareshwala and with Najib Jung and others. हम constantly Muslim leaders से बात कर रहे हैं। So my question to you is कि what is the next step? आपने सिक्योरिटी की बातें की, तो जो मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस हो रहा है इंडिया में, उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्या करेंगे? वो एजुकेशन मिनिस्टर थोड़ी है जो आपके स्कूल्स के लिए फंडिंग करेंगे। ये बताएं कि जो गैंगस्टर जो खुलेआम धमकियां देते हैं कि वो जेनोसाइड कर देंगे मुसलमानों की, इस तरह के जो नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं,
उसके बारे में वो क्या करेंगे? देखिए, इंडिया की जो डिफेंस डॉक्ट्रिन है उसको में कहते हैं कि हमारे 2.5 थ्रेट्स हैं। ये तो सुना होगा ना, 2.5 फ्रंट्स के, चाइना, पाकिस्तान, और मिलिट्री कहेगी टेररिज्म, हिंदुत्व वाले मुसलमानों को पूरा 2.5 में डाल देते हैं। लेकिन जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा खतरा है, ये जो हिंदुत्व रिलेटेड जो गैंगस्टर्स हैं, जो विजिलेंटेज हैं, आपने देखा नासिक का जो केस हो रहा है उसमें बजरंग दल, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बजरंग दल? जो वो एफआईआर भी वही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दे आर ट्रिगरिंग रिसर्च। ये नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज है। इसके लिए अजीत डोवल क्या कहते हैं? जब आपने, आई एम अज्यूमिंग यू हैव रेज दिस इश्यू, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं मुसलमानों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी? अगर आप देखिए, अगर आप मुझे गारंटी नहीं दे सकते कि जो यूनिवर्सिटी आप बना रहे हैं वो महफूज रहेगी, तो मैं डोनेट क्यों करूंगा? कल अगर उसको बीजेपी के कार्यकर्ता या कोई भी ऐसे, जैसे असम में कह रहे हैं हेमंत बासु के हम ये कर देंगे मुसलमानों को, कि खुद गवर्नमेंट आके जला देगी, बुलडोज कर देगी। आप 2000 घर की बात कर रहे हैं। अप्रैल में, पिछले अप्रैल में 8000 घर अहमदाबाद में बुलडोज हुए थे, याद है आपको? ये तो काफी खबरें आई थी कि ये बांग्लादेशी है। तो वो कहाँ गए 8000 फैमिलीज जिनके पास घर नहीं है अब अहमदाबाद में? आर दे होमलेस? उनको डिपोर्ट तो नहीं किया गया। सो व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? इट इज एन इलीगल एक्ट। देखिए, मैं वही, आई एम कमिंग बैक, बिल्कुल हमको सस्टेन जो जो लोग हैं, देखिए जो लोग हैं उनसे आपको बात करके अपनी बात कहनी पड़ेगी, ये, और ये एक वक्त की नहीं है। हम मोदी साहब से 11 साल बराबर मिलते रहे और हर मसला लेके जाते थे। देखिए, दो चीजें हैं इसमें, एक है बीजेपी की पॉलिटिक्स और एक वो जब हुकूमत में आके बैठती है तब। दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, और मैं 23 साल से जानता हूं। तो एक है उनकी दुकान चलती है, जैसे कांग्रेस पार्टी की दुकान चलती है सेक्युलरिज्म में और आपकी मोहब्बत में, जुमले बोलने में, वो भी जुमले हैं, और एक जो है वो आपकी मुखालिफत में। तो दोनों जुमले हैं। मैं आपको गुजरात का एग्जाम, क्योंकि गुजरात तो लेबोरेटरी थी ना इनकी, उससे ज्यादा दुनिया में कहां हुआ है। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि आप एक काम कीजिए, मैं आपको दावत देता हूं, आप अहमदाबाद और गुजरात में चलिए और देखिए, आप खुद अपनी आंखों से देखिए कि मुसलमानों ने क्या तरक्की की। जो 11 यानी 20 साल में जो मुसलमानों ने ये सारे इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उसमें जो तरक्की की है वो रिमार्केबल है। तो आपको बात तो करनी पड़ेगी, आपको उनके सामने अपने मसले रखने पड़ेंगे। देखिए, किसी ने यह भी कहा कि यार, मैंने कहा भाई कम से कम हम बात रखेंगे, आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे तो उनको लगेगा कि हम लोग बावले नहीं है, हमको पता है सब कुछ। यानी अगर आप ये समझो तो ये देखिए, जमीर आपने जो बात की नजीब जंग साहब की, और बिल्कुल मेरे बहुत ही अजीज हैं, और जमीरुद्दीन साहब से तो मेरी मुलाकात बार बार होती रही, कुरैशी साहब से भी और शाहिद सिद्दीकी साहब से भी मुलाकात होती रहती है। तो मेरा उनको तब भी ये कहना था कि आपको नंबर 1 से ही मिलना चाहिए, क्योंकि आप जिनको मिले वो भी वहां नंबर 1 नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको जो लेवल आपका है, जो मकाम अल्लाह ने आपको दिया है, उस एतबार से तो आपको नंबर 1 से ही मिलना चाहिए। हम लोगों को भी, हमको भी ऑफर थी, हमने कहा नहीं, हम तो सिर्फ उनसे मिलेंगे जो डिसीजन मेकर है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस मुल्क में डिसीजन मेकर 2 या 3 ही लोग हैं, उनसे ही आपको बात करनी पड़ेगी। गुजरात में फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी साहब से ही मिले हम, हालांकि वहां फाइनेंस मिनिस्टर भी था, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी था, हम कभी किसी से मिले ही नहीं, क्योंकि उनकी जो स्कीम ऑफ थिंग्स है वो खुद है और उसके बाद उनके ऑफिसर्स हैं, तो हम वो ऑफिसर से मिलते थे, डायरेक्ट उनसे मिलते थे। अभी भी वही सिस्टम है। तो आपको देखिए, ये एजिटेशन से और उससे नहीं होगा, उससे तो दुकान चलती है सामने वाले की। आपको जाकर, और हां, हमने, और ये मुलाकात, ये इसलिए हमने ये कहा कि ये मुलाकात आखिर नहीं है, बल्कि ये शुरुआत है। हमने ये तय किया, और देखिए हमारा और फारूक भाई और हम लोगों का ये है कि भाई देखो, चाहे लोग हमको बोलते हैं हम उनके हैं, सपोज हाँ हम उनके हैं, अगर उनके होकर मैं कौम का कोई काम कर सकता हूं तो फबेहा, और मैं किसी का नहीं होकर कुछ भी नहीं करता तो उससे तो बेहतर है मैं किसी का होकर अपना काम करूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इश्यू चलाता हूं, आपको पता होगा, तालीम और तरबियत के नाम से, और उसमें हम क्या करते हैं कि मुसलमान, ओरिजिनली तो सिर्फ मुसलमानों को था, लेकिन अब हमने उसको खोल दिया। उसमें हम 3 चीजें सिखाते हैं बच्चों को, बाकायदा प्रॉपर वर्कशॉप करते हैं। बेसिक फाइनेंस, यानी बैंकिंग क्या होती है, लोन कैसे लेनी, रिपेमेंट क्या है, आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे मेंटेन करनी। और मेरा तजुर्बा यह है कि हम मुसलमानों का मामला जो है ना, हम लोग
इलिटरेट तो है, हम फाइनेंशियली इलिटरेट भी हैं। यानी मैंने देखा कि मुसलमान डॉक्टर, मुसलमान इंजीनियर या मुसलमान बिजनेसमैन, फाइनेंस के मामले में हम लोग जीरो हैं। तो मेरे को लगा कि भाई ये फाइनेंस के बारे में भी हम अपनी कौम को सिखाएं। दूसरा, कैपिटल मार्केट। ये स्टॉक मार्केट क्या है, 90% मुसलमानों को पता ही नहीं है कि भाई ये कैपिटल मार्केट है क्या, ये सेंसेक्स ऊपर क्यों जाता है, नीचे क्यों जाता है, व्हाट आर द एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाउ टू रेज मनी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। तो एक मॉड्यूल ये। और तीसरा, हाउ टू कन्वर्ट योर आइडिया इनटू बिजनेस। और उसमें आप नहीं मानेंगे, आई ब्रिंग द टॉप मोस्ट पीपल ऑफ द फील्ड। जैसे बेसिक फाइनेंस में आई गेट पीपल फ्रॉम स्टेट बैंक, यूनियन बैंक या पंजाब नेशनल बैंक की जो ट्रेनिंग एकेडमी है, वहां से लोग आते हैं। कैपिटल मार्केट में आई ब्रिंग पीपल फ्रॉम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो ट्रेनिंग एकेडमी, वहां से आते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने के लिए आई ब्रिंग पीपल फ्रॉम टाई, द इंडस एंटरप्रेन्योर। उसमें एक हमारे दोस्त हैं, वो सिलिकॉन वैली से खास मेरे प्रोग्राम के लिए आते हैं। बोलते हैं जफर भाई अपने खर्चे से। और अब आप बताइए कि ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या ये बैंक की जो टीम आके सिखाती है, क्या उनकी छत्र छाया के बगैर हो सकता है? ऑफकोर्स उनके ही पूरी उसमें हो रहा है, वही भेजते हैं। हम यूनिवर्सिटीज में करते हैं प्रोग्राम, प्रॉपर यूनिवर्सिटी में उनका ऑडिटोरियम इस्तेमाल करते हैं, वहां से एक फोन जाता है। और फायदा मैं ये सोचता हूं कि इनके ताल्लुकात को इस्तेमाल करके अगर मैं अपनी कौम को खड़ा कर सकता हूं इसमें। और देखिए, हम लोग बच्चों को खाना भी खिलाते हैं, हम, एंड इट इज फ्री टोटल। मैं समझ गया आपकी बात के समंदर में आप तैरना चाहते हैं तो शार्क के साथ बैर नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग मी कि ये इनका समंदर है। नहीं, ऐड करता हूं, नहीं जी, मैं ऐड करता हूं। और हां, जब मिलते हैं हम मसलों को छेड़ते हैं, यानी हम उससे आंखें बंद नहीं है, क्योंकि मेरा तो जमीन में हाल है। और मैं आपको यही बता रहा हूं, मैंने ये प्रोग्राम जो तालीम और तरबियत के पिछले 11 साल में हिंदुस्तान के 67 सिटीज में किए। तो मेरा 67 सिटीज में कम से कम 2-3 मरतबा जाना हुआ है वहां के मुसलमानों के मसले से। और फिर क्योंकि मेरी हिस्ट्री पुरानी तबलीग की है, मैंने हिंदुस्तान के अक्सर स्टेट में जमात में वक्त लगाया है, तो मेरे से मुसलमानों के मसाइल बिल्कुल दूर नहीं है। और मैं ये कहता हूं हर स्टेट में जहां जाता हूं कि भाई देखिए, जहां जिसकी हुकूमत है, फॉर एग्जाम्पल बंगाल, हमने बंगाल में प्रोग्राम किए 2-3, तो मैंने वहां के मुसलमानों को कहा कि देखिए, आप जानते हैं ना हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसमें मैं समझता हूं कि 3 लोगों की हुकूमत है, जो मैं 20-22 साल में समझाऊं। पीएम, सीएम एंड डीएम, बाकी सब बेकार है। ये 3 की चलती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने इलाके का बादशाह होता है, चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट का होता है। जी। तो मैं ये कहता हूं, बंगाल में जब हमने प्रोग्राम किए तो मैंने कहा कि भाई देखो, तुम यहां की जो हुकूमत है, यानी ममता बनर्जी, उनसे राब्ता रखो, क्योंकि बहुत सारी स्कीमें होती है पहुंचती नहीं है मुसलमानों को। बहुत सारे बेचारे हमारे मुसलमान इतने इलिटरेट हैं, तो आप एक टीम बनाओ कि वो कम से कम उनको फॉर्म भर के देवे। तो मेरा ये है कि जो हुकूमत जहां जिसकी हो, उससे हम इन प्रोसेस ऑफ डायलॉग होने, बिल्कुल हम उनसे राब्ता करें और उनसे इस्तेफादा करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब आई एम इन कंप्लीट अग्रीमेंट जो आप कह रहे हैं। और मैं खुद यही चीज़ें अमेरिकन मुस्लिम्स के साथ भी कहता हूँ, जहाँ जहाँ भी आप रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, दे नीड टू वर्क। और मतलब यू नीड टू एम्पावर द कम्युनिटी। एक सर सैयद साहब ने एक ज़बरदस्त बात कही थी कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस इज़ रिफॉर्म, कि जब तक आप इस्लाह नहीं करेंगे, आपके ऊपर जो जुल्म हो रहा है। बट आई वॉज वेरी क्यूरियस कि देखिए, हेमंत बासु को ले लें आप, अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जो बयानात दिए, उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें वो मुसलमानों को गोली मार रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आर अंडरमाइनिंग भारत की डोमेस्टिक सिक्योरिटी। तो अजीत डोवल से जो बात हुई आपकी, तो मेरा सवाल था कि आई थिंक कि अजीत डोवल इज नॉट डूइंग हिज जॉब। उनका जॉब इज मेंटेनिंग नेशनल सिक्योरिटी। और उनके राज में भारत के कई ऐसे लोग हैं जो दे डोंट फील सेफ। लोग अपने नाम बदल रहे हैं, छोटे छोटे मतलब नौकरानियां जो काम करते हैं। मैं एक चीज, थोड़े दिन पहले, 2-3 साल पहले की बात है, मैं जानना चाह रहा था कि ये प्यारी बहना वगैरह की जो स्कीम्स हैं, क्या इनके एग्जीक्यूशन में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है। तो मैं ऐसे ही इनफॉर्मली लोगों से पूछ रहा था। तो मैं एक प्रोफेसर से बात कर रहा था, तो वो मुझे कह रही थी,
मैं अपनी नौकरानी से पूछ के बताऊंगी, मुझे लगता है कि वो मुसलमान है। आई सेड व्हाट डू यू मीन लगता है? कहते नाम तो उसने हिंदू दिया है बट आई सस्पेक्ट शी इज अ मुस्लिम। तो जब आई बिकेम अलर्ट एज टू हाउ कॉमन, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां मुसलमान नाम बदल के नौकरियां कर रहे हैं, अपनी शिनाख्त को छुपा रहे हैं, तो ये सारी चीजें और नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर से मिलते, मुझे उतनी शिकायतें नहीं है उनसे, निर्मला जी से और दूसरी चीजें पे बात करता मैं उनसे फाइनेंस, लेकिन ही इज इन चार्ज ऑफ सिक्योरिटी। और उनसे पूछें कि क्या मुसलमान आपकी सिक्योरिटी, विद यू एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, डू मुस्लिम्स फील सेफ इन इंडिया? द आंसर इज ओवरवेलमिंगली नो। अब वो आके मेरे साथ मुझे लेक्चर मारे कि मुसलमान अपनी ज़कात किधर खर्च करें, वेदर वी शुड इन्वेस्ट हियर और नॉट, इवन इफ ही टेल्स सम इंडस्ट्रियलिस्ट कि आप ये, दैट इज ऑल फाइन, बट जो बेसिक फंडामेंटल जॉब है उनका ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इज ही एडवाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर के भारत में उन्हीं की पार्टी में के लोग जिस तरह से हेट स्पीच फैला रहे हैं, उससे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। अब आपने ये हेमंत बिस्वा शर्मा साहब का जिक्र किया, मैं मैंने और भी उनके दे दोनों सकता हूँ, आदित्यनाथ योगी ने कहा कि सुनिए, हम काबा लैंड नहीं बनने देंगे, मतलब ये सुनिए, सारे के सारे ये उनका मोदी भी जी ने खुद कह दिया नहीं, कि 2024 के इलेक्शन में। सुनिए सुनिए, जी, हेमंत बिस्वा शर्मा का एक अवतार मैंने 2017 में देखा है, जब वो कांग्रेस के एजुकेशन मिनिस्टर थे। हमने तब गुवाहाटी में तालीम और तरबियत का प्रोग्राम किया। जी हाँ। तब इन्होंने, हेमंत बिस्वा शर्मा साहब जितनी गालियां मोदी और बीजेपी और आरएसएस को देते थे, राहुल गांधी तो ख्वाब भी नहीं देख सकते। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि हमारा ये प्रोग्राम गुवाहाटी में नहीं हो। और मैं अभी भी मिला उनको 2024 में, और मेरा ये था कि भाई मुझे आसाम में, और क्योंकि वो मेघालय और दूसरे स्टेट भी बीजेपी की तरफ से संभालते हैं, तो मैं उनके पास गया, मिला, और मुझे, आप नहीं मानेंगे, जो बंद कमरे में कहना था ना, सब कहा मैंने उनको। और उनको कहा कि देखो ये तालीम और तरबियत के मैं प्रोग्राम करना चाहता हूं। तो बोले कि देखिए, वही मैंने देखा कि इनकी एक सियासत है, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं, और एक जब कुर्सी पे बैठते हैं। तो मैं गया, मिला लोगों ने, मैंने कहा कि क्योंकि मैं मिलूंगा ही नहीं तो कुछ कह ही नहीं पाऊंगा, तो मैं गया और मैंने उनके सामने रखा कि भाई मुझे आसाम के इन इन इलाकों में जो मुस्लिम डोमिनेटेड, वहां ये तालीम और तरबियत के प्रोग्राम करना है। मैंने और आइडेंटिफाई की थी नागालैंड में जहां मुसलमान है, मणिपुर में जिन इलाकों में मुसलमान है, त्रिपुरा में। तो पूरी, उन्होंने कहा पूरी मदद की, मैं आपकी पूरी मदद कर। रही बात आपने यूपी की कही, मैं योगी आदित्यनाथ को भी मिला, बल्कि आपको अगर याद हो कि ये तबलीग जमात का एक इश्यू हुआ था कोविड के टाइम पे, और मौलाना साद साहब ने पूरी वो मरकज निजामुद्दीन से जमातों को छोड़ दिया था यूपी में। 460 तबलीगी जेलों में थे यूपी की, अलग अलग जेल में, और उसमें कम से कम 150 बैरून के लोग थे, यानी थाईलैंड के, मलेशिया, इंडोनेशिया के। तो आप नहीं मानेंगे, मैंने एक एक बच्चे जो थे तबलीगी सबको छुड़वाया, इनसे ताल्लुकात थे। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल के क्या मिलेगा, क्या मुझे? दूसरा, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। मेरा पॉइंट हाँ, नहीं कि आप आदित्यनाथ के खिलाफ बोले, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपकी मुलाकात हुई, जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर मैं लेट अस से कि मैं किसी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर से मिलता हूं और वो कहते हैं कि मेरा मकसद इस हॉस्पिटल में सेविंग लाइफ है, तो मैं उनसे पूछूंगा भाई आपके दवाखाने में इतने ज्यादा पेशेंट्स मरते क्यों हैं? आप पेशेंट्स को बचाने के बजाय पेशेंट्स मर रहे हैं, कैन यू डू यू हैव एन एक्सप्लेनेशन? आपने तो यही तो, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, क्या आपको नजर नहीं आता कि मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी इज बीइंग जेपरडाइज्ड बाय पीपल जिस पार्टी से आपका ताल्लुक है? सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा नफरत भरी बातें, सबसे ज्यादा वायलेंट एक्शंस, खाली बातें छोड़ दे, वायलेंट एक्शंस जो हो रहे हैं ये बीजेपी के और ये आरएसएस की जो एसोसिएटेड ग्रुप्स हैं। तो ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्यों नहीं है? जैसा कि फॉर एग्जांपल एंटीसेमिटिज्म के खिलाफ इतनी बड़ी कैंपेन, अब बर्तानिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म करना चाह रहे हैं वो एंटीसेमिटिज्म, इंडिया में इस्लामोफोबिया इज ए प्रॉब्लम, सो इट्स ए नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। क्या अजीत डोवल खुश हैं कि 8,000 लोगों के घर तोड़ दिए गए इन एन एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसेस? क्या वो खुश हैं कि रोजमर्रा इधर ना उधर भारतीय
citizens are being lynched and beaten. अभी देखिए वो मौलाना जिन्होंने अपनी बेगम को फोन किया, उनको मार डाल दिया गया. I mean, this is a failure of security ना. ये जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन जो भी कह लें, they are not providing security. तो ये मेरा क्वेश्चन है. ये नहीं कि आप जितनी भी दूसरी बातें जो आपने किए हैं, दोज आर वेरी वैलिड. आई सपोर्ट यू. मैं इंशाल्लाह आते रहता हूँ भारत को, तो व्हेन आई कम देयर आई वुड लव टू कम एंड सी एंड टॉक अबाउट इट इन अहमदाबाद. बट मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि अजीत डोवल इज वन ऑफ द फ्यू पीपल जिनकी पोजीशन गई नहीं. 2014 से वो उसी पोजीशन में है. मतलब जयशंकर अभी आए, अमित शाह भी सेकंड टर्म में शायद होम मिनिस्टर बने हैं, बट ही इज बीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर द एंटायर पीरियड ऑफ मोदी. और इन दौरान जो एक कम्युनिटी, नॉट सिर्फ ये मुसलमानों, ये क्रिश्चियंस के साथ भी यही मसला है. दे आर नॉट सेफ. मणिपुर में देखिए आप, बाकायदा 1-2 साल तक तो सिविल वॉर की तरह सूरत हाल थी. तो व्हाट माय कंसर्न इज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है. उससे व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? इज ही गोइंग टू डू समथिंग अबाउट सेफ्टी ऑफ मुस्लिम्स? देखिए, बिल्कुल मैं एक बात बोलूं कि मैं डोवल साहब को बहुत सालों से जानता हूं हैं मैं, और ऐसा नहीं कि मुझे कोई उनसे कोई, और एक बात है कि भाई मुझे कोई लेना ही नहीं. मैंने तो तय किया था कि मेरे जो ताल्लुकात हैं मोदी साहब से, लेकिन मैंने तब तय किया था कि भाई अपनों को वो दुनिया में जाना ही. इसलिए आई एम वेरी क्लियर. इसलिए बोलते हैं ना कि जब मुझे आपसे कुछ लेना ही नहीं है तो मुझे आपकी कोई वो नहीं है. लेकिन मैं आप एक बात बोलूं कि डोवल साहब बहुत समझदार हैं. यानी उन्होंने बहुत संजीदगी से वहां जो हम लोग मिले, तो उसमें 1.5 घंटे में सबने अपनी बात रखी जी. मैं तो बहुत कम बोला. फारूक पटेल साहब बोले बहुत सारी इश्यूज पे. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर है नईमा खातून, वो भी बोली बहुत सारी चीजें. और जो लोग थे दूसरे जो आए थे अंजुमन वाले, तो सबने अपनी बात रखी और पूरी उन्होंने सुनी. और ऐसा ही नहीं, उन्होंने अपनी पूरी टीम को बुलाया था. यानी देखिए, हम तो ये समझे थे ओरिजिनली कि जो लोग आए थे पूरे हिंदुस्तान से आए थे. सबने पूछा कि जफर भाई कितना अपने को, क्योंकि रिटर्न फ्लाइट करानी थी. तो मैंने कहा भाई 15-20 मिनट मिलेगी, हम जाएंगे, खाना पूरी होगी और फोटो अपॉर्चुनिटी होगी और निकल जाएंगे. थोड़ी कोई बात होने वाली जी. आप नहीं मानेंगे, सबकी फ्लाइट मिस हो गई 2 घंटा. और अजीत डोवल साहब ने कहा कि भाई मैं इसलिए नहीं आया हूं, मैं आपकी सुननी है मुझे, आप बताइए. और फिर उन्होंने बताया और अपनी पूरी टीम को लेकर आए थे. उनका ओएसडी था, उनकी पूरी नेशनल सिक्योरिटी की जो टीम थी, दे वर मेकिंग नोट्स. हमने बहुत सारी बातें ऐसी कही कि सर आपको नहीं पता ग्राउंड पे क्या हो रहा है. गुजरात का एक पॉलिटिशियन अहमदाबाद में क्या कर रहा है सर, आप तक नहीं पहुंचता. मैं आपको बताता हूं. यानी हमने बातें पूरी रखी. तो देखिए, उन्होंने सुनी और वो उन्होंने भी ये कहा कि बोले ये खत्म नहीं होना चाहिए, हम बार बार मिलेंगे, फिर से मिलेंगे. और अब हम इसमें से कोई एक कमेटी बनावें छोटी और रखें बात को. तो देखिए, मेरा तजुर्बा यह है जो गुजरात में हमने देखा कि ओवरनाइट नहीं हुआ. मोदी साहब के जो 11 साल में हम बार बार मिलते थे उनसे, बार बार मसले रखते थे, स्कूलों के, कॉलेज के, मुसलमानों के. तो अभी देखिए और क्या हुआ है. ये 2 जो मिसालें हैं, ये फारूक पटेल की भी और इनामुल इराक की भी, ये देव ग्रोन इन गुजरात विच इज द लेबोरेटरी ऑफ द आरएसएस. हम खुद देखिए, मेरा खुद का जो कारोबार है और जो हजार जो लोग हैं, अगर ऐसा ही है जो आप बता रहे हो मुल्क में, अगर, तो फिर हम लोग तो जी नहीं सकते. एक तबका है जो आप बता रहे हो ना, एक तबका ऐसा है और वो आज से नहीं है, तब भी था. यानी जो बोलते हैं ना मुसलमानों का बॉयकॉट करो, ये तो मैं बचपन का मैं बता रहा हूं कि बड़े बड़े बोर्ड लगते थे हमारे यहाँ कि ढालगरवाड़ से कपड़ा मत खरीदो. और वो बाटा शू कंपनी बेचारी आ जाती थी. ये पता नहीं क्यों समझते थे कि बाटा शू कंपनी मुसलमान की है. बाटा शू कंपनी से जूते मत खरीदो, फलाने की चाय मत खरीदो, ये बोर्ड. और मैं उसका जो जवाब मुसलमान देते थे अपनी ईमानदारी, अमानतदारी और बेहतरीन कारोबार करने के उसूलों से. तो इनकी सारी नफरत मेरी एक मोहब्बत और ईमानदारी और अमानतदारी से कारोबार करने में धुल जाती. तो ये आपने जो कहा, ये सारे मसाइल हैं डॉक्टर खान साहब, बिल्कुल हैं. मैं उसको इस तरह से देखता हूं कि देखिए, ये कांटेदार दरख्त हैं और मुझे यहां से वहां जाना है. अपने दामन को बचाते हुए मैं कैसे जाऊं? मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता कि ये मसले नहीं हैं, लेकिन वील हैव टू, क्योंकि ये मसले तो हम ओवरनाइट नहीं हटा सकते. हम इससे ये होने के बावजूद
हम अपने कामों को कैसे बनाएं। तो उसका एक बेहतरीन तरीका जो है, ये अल्लाह ने हमको दिया मौका कि हम जो गए उनके सामने रखी बातें, और उन्होंने ये कहा कि हम दोबारा मिलेंगे, और उन्होंने नोट्स बनाए और अपने ऑफिसर्स को कहा कि भाई देखो ये इसका मुझे जवाब चाहिए, इसका जवाब चाहिए। तो मतलब ये अभी पहली थी, ये आखिरी नहीं है, वी विल कंटिन्यू। और यही नहीं, अभी हम लोग महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, और हमने ये तय किया है कि उससे मिलना है जिसके हाथ में पावर है। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं हम। गुजरात के जो मसाइल हैं, जो आपने कहा ना, हम लोगों ने टाइम लिया। गुजरात के चीफ मिनिस्टर और गुजरात में होम मिनिस्टर साहब बहुत पावरफुल है, जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, हम उनसे टाइम ले रहे हैं। तो बिल्कुल आपका जो अंदर का जो दर्द है वो बिल्कुल मालूम है, मेरे सामने का है, और हम इसको इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे, वी विल डू इट। बट ये है कि भाई ताल्लुकात इनसे रखो, और हम अपनी कौम को क्या फायदा दिलवा सकते हैं। मैं आपको एक, ये चीफ मिनिस्टर से जो मिल रहे हैं आप, महाराष्ट्र के एक नाथ शिंदे साहब, नहीं, फडणवीस साहब, फडणवीस, जब आप उनसे मिलेंगे, आप उनके सामने देखिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम मुंबई अभी भी इज द कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडिया। मैं एसपी जैन से एमबीए किया, मैं वहाँ पे लार्सन एंड टूब्रो में भी काम किया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल में 2-3 साल बॉम्बे में रह चुका हूँ। सो आई स्टिल अंडरस्टैंड दैट इट इज द हब, इट इज द न्यूयॉर्क ऑफ मतलब इंडिया। आप उनको डेटा दीजिए कि जो फॉर्मल सेक्टर है, इकोनॉमिक और कॉर्पोरेट सेक्टर में कितना अंडर रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों का। इट इज वेरी वेरी लो, बहुत कम है। मुसलमान 15% है या 14%, जो भी ले लें आप इंडिया में, आई थिंक 18% के करीब हैं। आपको 5% भी मुस्लिम प्रेजेंस नहीं मिलेगी इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। ऐसी सूरत में उनका यूज करना द फ्रेज कॉर्पोरेट जिहाद ऑन ए केस विच इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। देखिए अभी तो उसकी पोल नहीं खिली। देखिए निदा खान तो बेचारी घर में बैठी है प्रेग्नेंट, उसको झूठे मूठे उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। ही कॉल्स इट ए कॉर्पोरेट जिहाद, बट व्हाट ही हैज डन, उनका वो एक लफ्ज इस्तेमाल करना मुसलमानों के खिलाफ एक पर्दा क्रिएट कर दिया है इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। इट विल मेक मुस्लिम्स मोर डिफिकल्ट टू बिकम पार्ट ऑफ द फॉर्मल सेक्टर देन बिफोर ही सेड दैट। क्या उनको, अभी तो जीत भी गए हैं इलेक्शन, आपको जो भी षड्यंत्र करना था करके आप बन गए, व्हाई डज ही स्टिल नीड टू स्प्रेड हेट? दैट इज द क्वेश्चन, आप उससे पूछे। और दूसरी जो मैं आपसे, आई एग्री विथ यू कि डेवलपमेंट तो हमको करना ही है, लेकिन अगर आप मुझसे फोन करके पूछते हैं कि आई डोंट मीन इन दैट वे, बट अगर आप मुझसे पूछते हैं अरे मुख्तदर हम मिल रहे हैं अजीत डोवल से, हम उनसे क्या मांगे, तो मैं ये कहता कि डोमेस्टिक टेररिज्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें ये जो लोग मुसलमानों को मारते फिरते हैं, क्रिश्चियंस को जलाते फिरते हैं, व्हाई इज इन दैट सीन एज डोमेस्टिक टेररिज्म? ये क्यों कहते हैं कि सेंटिमेंट्स? भाई अगर सेंटिमेंट खराब हुआ इसलिए तो जलाने जाते हैं, राइट? ये वायलेंस जो होता है, इट इज बिकॉज योर सेंटिमेंट्स आर मूव्ड। दैट डजंट मीन कि यू कैन जस्टिफाई टेररिज्म, इट इज डोमेस्टिक टेररिज्म। ये जो बजरंग दल जैसे ग्रुप्स जो करते हैं, why aren't they listed as domestic terrorism? Next time आप मिले, आप मेरे नाम पे डाल दें, शायद मेरा वो आना जाना बंद कर दें इंडिया, बट आप उनसे पूछ लें कि भाई मुख्तदर मुझसे पूछ रहे थे ऑन रिकॉर्ड के why aren't these groups listed as domestic terrorists, because they do indulge in terrorism ना। देखिए मेरा जो अंदाज है करने का वो अलग है। जैसे जी हाँ, मैं and you are more successful than what I'm नहीं मैं बताऊं जी आपको। हाँ बिल्कुल, बोलते हैं ना, मैं मुसलमानों को बोलता हूं ऐसा काम करो कि एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हम लोग 4 महीने पहले वी वेर गेस्ट ऑफ यूपी गवर्नमेंट। मैं सऊदी अरेबिया के टॉप, देखिए मैं आई एम वर्किंग इन अबू धाबी एंड इन सऊदी अरेबिया। मैं वहां के जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो अरब हैं, खासतौर से मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो लोग हैं, मैं उनको एक ही बात बोलता हूं कि आपको अगर हिंदुस्तान के मुसलमान की फिक्र है ना, कुछ मत करो, यू इन्वेस्ट इन द कंट्री। इन्वेस्ट, जो पैसा लगाता है ना उसकी चलती है। तो हम लोग टू दैट क्यू अबाउट 6 months बैक आई टुक 2 very large Muslim industrialists from Saudi Arabia and we were guests of यूपी गवर्नमेंट। ओके, मतलब चीफ मिनिस्टर, उनकी हम मेहमान थे।
उनकी गाड़ी में, और सारी मीटिंग यूपी के चीफ मिनिस्टर के वहां, उनकी मीटिंग हमारी। मैं आपको मिसाल देता हूं कि देखिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं, करो इस तरह से। वहां पहला जोहर की नमाज का वक्त आया, तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा कि यार मुझे नमाज के लिए आप इजाजत दें, मुझे बाहर। अरे बोले नहीं, यहीं पढ़ो। उन्होंने वहीं कपड़ा बिछाया, मैंने उनकी दफ्तर में जोहर की नमाज और असर की नमाज पढ़ी। उसके बाद उन्होंने हमारी दावत की कोई रेस्टोरेंट में, तो मैंने कहा यार ये बटर चिकन और दाल मखनी तो हम बंबई में भी खाते हैं, यार लखनऊ में आवे और टुंडे कबाब ना खावें और कुरैशी की नल्ली न्यारी नहीं खावें। बोले सर वहां तक तो जाना, क्योंकि वो जगह पे जाना चौक बाजार में पड़ा। तो मैंने कहा नहीं यार, वहां तो जाना ही पड़ेगा। आप नहीं मानेंगे, यूपी गवर्नमेंट की टीम हमको वहां लेकर गई। तो कहने की बात यह है कि मसला अगर यह है ना, तो हम यहां से शुरू करें। वो इंशाल्लाह जब हो गया ना, जो गुजरात में हुआ, गुजरात में मुसलमान जब तालीमी याफ्ता हो गए, अभी आज 22 साल लगे। ये देखिए, ये जो काम मैं बता रहा हूं या जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं करने की, ये ओवरनाइट नहीं होगा, इसमें एक जनरेशन चला जाएगा। लेकिन आप उसके नतीजे देखोगे। आज 22 साल हो गए, 23 साल। मैं आपको, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, वो 1000 मुझे बिल्कुल मालूम है, 1000 जो कारोबार है उसमें बहुत सारे हमारे रिश्तेदार भी रहे। एवरी सिंगल बिजनेस हैज मल्टीप्लाइड बाय 15 to 20 टाइम्स इन लास्ट 20 ईयर्स। तो बोलते हैं कई मर्तबा आपको इन्हें एक काम करना पड़ेगा। जैसे सर सैयद, उन्होंने उस वक्त देखा कि सारे मसाइल हैं, अभी मैं अपनी कौम को तालीम याफ्ता करूं। और मैं वाकई जब मैं अलीगढ़ गया पहली मर्तबा, तब मुझे लगा कि यार क्या आदमी था वो। मतलब हमने पहचाना ही नहीं। यानी आज भी मैं देखता हूं ना, अलीगढ़ वाले जो पूरी दुनिया में, मेरे को यूं लगता है कि अगर सर सैयद ने ये काम नहीं किया होता तो हमारा हाल कितना बुरा होता। आपके हैदराबाद में, मैं हैदराबाद 3-3.5 साल रहा हूं, और मैं आपके इदारे जाके देखता था, निजाम वगैरह के, मैं उनको दुआ मांगता था कि अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। ये अगर निजाम ने और ये सिस्टम नहीं बनाया होता तो इस कौम का। इसलिए देखिए, दुनिया में मैं जहां जाता हूं ना, जिस मुल्क में भी मुझे एक अलीग मिलता है और एक हैदराबादी मिलता है टॉप पोजीशन पे, तो क्यों? वो एक ऐसा काम 100 साल पहले करके गए। तो मैं समझता हूं कि वील हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द अदर वे। अगर हमने वो कर दिया ना, तो इंशाल्लाह जो मसाइल आपने बताए ना, ये अपने आप। इसलिए मैं एक जुमला कहता हूं हमारे तालीम और तरबियत के प्रोग्राम में, कि देखिए अपनी कौम को, कि हम काबिलियत, तालीम की बुनियाद पे काबिलियत, ईमानदारी और अमानतदारी के साथ, जिस दिन मेरी कौम में ये आ गया ना, तो आप समझो कि जो लोग आपको बाहर करते हैं ना, ये आपके घर दस्तक देंगे आपको ले जाने के लिए। इसलिए कि डॉक्टर साहब, बेईमान जो है ना, डाकू, वो भी चाहता है कि उसके वहां जो काम करने वाला हो वो ईमानदार हो। तो काबिलियत और ईमानदारी और अमानतदारी ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन है। जिस दिन ये आ गया, यही तो वजह थी मुसलमानों की दुनिया में उरूज की, और जवाल की वजह भी यही हुई कि ये दो चीजें हमारी जिंदगी से निकल गई। तो मैं समझता हूं कि हो सकता है मेरे जैसे ऐसे बहुत है मुल्क में जो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करते हैं। हो सकता है मैं अपनी जिंदगी में ना देखूं, लेकिन कम से कम एक रास्ते पर हम अपनी कौम को चला दें। और अभी हम लोग क्या कहते हैं, सिर्फ कि भाई एग्जाम में बैठो। हम जेई के एग्जाम में बैठे, हम नीट के एग्जाम में बैठे, हम एनक्लेट के एग्जाम में बैठे, हम कैट के बैठे तो सही, क्योंकि हम बैठते ही नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये काम जिस दिन हमने मजबूती से कर लिया, तो इंशाल्लाह एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस। नहीं, यू आर वेरी राइट। मैं आप, ये मेरा आखिरी सवाल है कि वो जो अहमदाबाद के 8000 घर, उनका क्या हुआ? उन फैमिलीज का, वेयर आर दे? उनको तो उनके घर तो तोड़ दिए सरकार ने। अब वो क्या होमलेस फिर रहे हैं, सड़कों पे रह रहे हैं? मतलब क्या हो गया उनका? नहीं, बिल्कुल जैसा हमने 2002 में किया था ना, कि भाई छोड़ो, हम अपने इनको घर बना के देते हैं। तो अच्छा, एक बात तो है कि वो इलीगल तो थे, वो तालाब था, वो तालाब में हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, इलीगल थे। यानी वो 50 साल से मुसलमानों के ही तोड़े गए ना। हाँ, नहीं, उन्होंने सबके तोड़ा। हाँ, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुसलमानों में, जैसे उस जमाने में खड़े हुए थे, अभी खड़े हुए हैं, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हर एक का घर बन जाएगा। हमने तय किया है कि कोई करे ना करे, मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए हमने यही शुरू किया गुजरात में कि यार कोई करे ना करे, मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए मैं अभी अमेरिका में आया था आपके 3-4 महीने पहले, जब सर सैयद डे के फंक्शन में, तो अलीग्स को मैं जब एड्रेस करता था, तो मैंने उनसे एक ही दरखास्त की थी कि सब बात छोड़ो, आप जितने लोग यहां बैठे हो, आप में से एक आदमी सिर्फ 2 हिंदुस्तान के अपने इलाके के बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अगर ले ले, तो क्या बड़ी बात है।
अगर हम में से हर एक उनकी जिम्मेदारी ले ले, सरकार देखिए, सरकार से हम छोड़ेंगे नहीं, यानी सरकार से जो कॉम्पनसेशन वगैरह जो है वो भी चल रहा है, लेकिन वी विल नॉट वेट फॉर दैट। अगर वो आ जाता है, ओके, मोर द मेरियर, बट व्हाट वी कैन डू, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आई हैं, एंड नोबडी विल रिमेन इंशाल्लाह होमलेस, दैट्स वादा। जफर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन कॉन्वर्सेशंस। आपके मतलब आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, स्पेशली ऑन दोस टू इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो भी सुन रहे हैं, एक कि एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट, दूसरा टू बी बिकम एंटरप्रेन्योरल यानी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ द कम्युनिटी, और तीसरी चीज ये है कि फॉर्मल सेक्टर यानी IAS, IFS और प्राइवेट सेक्टर में भी फॉर्मल जगहों पर जहाँ पे आपको पेंशन्स मिल सकती हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पर मुस्लिम प्रेजेंस हो। और ये गुफ्तगू तो अभी जैसा आपने दोवल साहब के बारे में कहा कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन, तो मेरे साथ भी आप कह सकते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन। तो हम इस पे और बातचीत करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। I'll just add which दोवल साहब said, and I know this because ये मोदी साहब पहले कहते थे, वो कहते थे कि यार मेरे को मालूम है, ये मोदी साहब कहते थे तब गुजरात में कि डिस्क्रिमिनेशन होता है मुसलमान के साथ। बोले मैं आऊंगा नहीं तो एक काम करूंगा, इंटरव्यू ही निकाल दो, बोले पता ही नहीं चलेगा उसको के सामने मोहम्मद अब्दुल रहमान है कि कौन है, नंबर से पता चलेगा। तो ये मोदी साहब ने किया, बहुत सारे जॉब्स में उन्होंने इंटरव्यू खत्म कर दिया। जैसे अभी हिंदुस्तान में जो इनकम टैक्स का जो वो ऑफिसर है, उसको मालूम ही नहीं है कि जैसे मैं बंबई में हूं, मेरा रिटर्न कोई चेक करता है केरला में, या कोई केरला वाला का बंगाल में है ना, उसको मालूम ही नहीं, नंबर मालूम है। तो दोवल साहब ने कहा कि उन्होंने बताया कि 2012 से अभी तक जो ये जो पूरा डिफेंस है, एयरफोर्स है, मिलिट्री है, उसमें मुसलमान बहुत ज्यादा इसलिए आए, उन्होंने कहा कि हमने इंटरव्यू ही निकाल दिया तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये पुल अप 100 करता है, ये मोहम्मद है या गंगाराम है। तो एटलीस्ट ये काम इन्होंने किया है। तो अब क्या हो गया है, पिछले कई सालों से बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान गवर्नमेंट जॉब्स में भी आ रहे हैं। तो क्योंकि क्या होता है, और यही मैं दरखास्त करता हूं हमारी कौम को, कि बहुत सारे जॉब्स हैं लो लेवल के, जैसे क्लर्क बैंक में, ये सब इंस्पेक्टर के, और जो जॉब्स हैं वो सब अब ओपन टेस्ट होती है, उसमें इंटरव्यू नहीं होता, उसको मालूम ही नहीं है कि कौन है सामने। तो हम अपनी जगह पर इस एग्जाम की तैयारी के भी सेंटर कायम करें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जफर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर दैट